हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि जितने भी प्रकार है लैंड्स के, माउंटेन्स हो गए, प्लेटी हो गया, ठीक है, लैंड हो गया जहाँ हम लोग रहते हैं वो, और पृथ्वी का इंदर मतलब पृथ्वी के अंदर का पार्ट्स, ठीक है, जैसे कोर हो गया, मेंटल हो गया, अपर मेंटल हो गया, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, और पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पर हम लोग सारा काम करते हैं, उसको क्या करते हैं? सरफेस ऑफ द, यानी कि अर्थ का सरफेस, यानी कि ऊपर वाला पार्ट को, ठीक है। कह रहा है पूरी पृथ्वी पे लगभग 30%, यानी कि लगभग 29% क्या है? ज़मीन है, यानी कि लैंड है, और 71% क्या है? वाटर से कवर है। इसलिए प्लानट को, यानी हमारे प्लानट को, यानी हमारे ग्रह को, पृथ्वी को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी ग्रह मतलब मौजूद है 8 ग्रहों में, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें से ये बस यही एक ऐसा प्लानट है जिसमें इतना सारा पानी है, लेकिन फिर भी पीने के लिए कितना पानी बचा है? बस 0.3%। बाकी सब खारा पानी है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ है समुद्र में। तो इसके बावजूद भी, इतना पानी होने के बावजूद भी पीने का पानी, यानी कि फ्रेश पानी काफ़ी कम है। तो ही कह रहा है यहाँ पे कि 29% जो है लैंड है, और 71% क्या है? वो पानी से घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी। While looking the map of continent and ocean of the world, we can easily judge the northern hemisphere are more land while the southern hemisphere है, यानी हम ग्लोब को देखें, ग्लोब को आप देखें है ना, ग्लोब को आप कभी भी देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्थ पे, यानी कि ए वाले पार्ट पे ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि ज़्यादा लैंड है, और नीचे वाले पे क्या है? ज़्यादा समुद्र है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर आप ग्लोब पे देखते हैं या पृथ्वी पे देखते हैं कोई, अगर आप स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो पता चलेगा कि जो अपर वाला पार्ट है, यानी कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है पृथ्वी का, उस पर ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि ज़्यादा लैंड है, और नीचे वाले पे ज़्यादा पानी है। बस वही यहाँ कह रहा है। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एंड वाटर का, इसके वजह से कई सारी गतिविधियाँ होती हैं पृथ्वी के अंदर, जैसे कि पृथ्वी के अंदर भी और बाहर भी है। बाहर क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि जलवायु होता है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। और अंदर क्या होता है? पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? मैंने पिछले चैप्टर में बताया। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है कि जैसे प्लेट होता है आपके हाथ में जिसमें खाना खाते हैं, वो जब टूटता है या इधर उधर गिरता है तो बिखरता है, तो इधर मतलब अलग अलग हो जाता है ना। तो ऐसी पृथ्वी के अंदर भी प्लेट से होती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है, सुनामीज वगैरह आती हैं, बाढ़ आता है, ठीक है। तो प्लेट्स के अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसे प्लेट्स होती हैं जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो आपस में खिसकता रहता है इस तरीके से, ठीक। इसी की वजह से जो कहते हैं कि जो पहले सारा कंट्री है वो पहले एक ही में ज्वाइंट था, फिर बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुआ? आपस में अलग हो गई, जिसकी वजह से ये कंट्री यहाँ से अलग हो गया, ये वाला यहाँ से अलग हो गया, और ये वाला यहाँ से अलग हो गया। फिर यही कहते हैं कि बाद में मतलब हज़ार लाखों साल बाद फिर ये क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, कि जितना भी लैंड है आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये कहना था इसका। ये है दूसरा एक्टिविटी। तीसरा क्या है? तीसरा है ही नहीं, बस दो है। एक क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऊपर वाला, एक पृथ्वी के अंदर दो, मतलब कि दो चेंजेस होते हैं इस पृथ्वी में, ठीक है, एक बाहर एक अंदर। कह रहा है जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आज या क्लाइमेट चेंजेस हैं, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे। मतलब इन्हीं की वजह से, मतलब प्लेटें जब घिसकती है आपस में या क्लाइमेट चेंज होता है, तो इन्हीं की वजह से मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से अगर टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा मूव करती हैं, ज़्यादा तेज़ मूव करती हैं, तो उतना ही तेज़ भूकंप आता है। कहते हैं ना कि बहुत तेज़ भूकंप था, 9.3 का भूकंप था, ठीक है। तो वही जितनी तेज़ी प्लेट्स गिनती या जितनी भी डिस्टर्ब होंगी तो उतना ही ज़्यादा भूकंप आएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है ओशियन आर द मेन सोर्स ऑफ द मॉइस्चर एंड कंसिक्वेंटली ऑफ रेन। कह रहा है जो ओशियन होते हैं, यानी जो महासागर हैं, वो मेन कह सकते हैं पार्ट्स हैं किसके? रेन के, जिससे बारिश आता है। अगर ये समुद्र सूख जाए तो बारिश होगा ही नहीं। तो वहीं से क्या होता है? इवापोरेशन होता है, सबसे ज़्यादा पानी इवापोरेट होता है समुद्र से, और जाके ऊपर जाके बारिश बरसाता है, जो हर जगह ज़मीन पर गिरती है, और पूरा ज़मीन क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है। कह रहा है जो एरिया समुद्र के पास होती हैं, जैसे कि ये इंडिया है मान लेते हैं, तो ये जो एरिया है, कोई भी एरिया हो गया, ये वाला पूरा नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि समुद्र के सबसे पास होता है। जैसे मुंबई या चेन्नई है, यहाँ पर आप जाएंगे तो हमेशा मतलब बारिश का कंडीशन रहता है, हमेशा वहाँ बारिश होती रहती है। तो बगल में होता है समुद्र, सारा पानी वहीं पर गिरा देता है, और बाकी जो बचा कुचा रहता है वो मतलब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में गिरता है। कह रहा जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और सी का, वो किस पे? पॉल्यूशन पे इफेक्ट डालता है। कि पॉल्यूशन पे वो कैसे इफेक्ट करता है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। बस इतना जानिए कि वो इफेक्ट करता है किसको? पॉल्यूशन को। कौन? लैंड और सी। एक तरह से देखा जाए तो लैंड में ज़्यादा इंसान ही रहते हैं जो कि पॉल्यूट कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट को, यानी कि गंदा कर रहे हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द ओशियन ऑफ कंटिनेंट प्रोवाइड नेचुरल बाउंड्री टू मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड। कह रहा है जो भी सब महासागर है ना, जितनी बड़ी महासागर हो, क्या कर रहे हैं? हर एक कंट्री को एक अपना बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं, कि अपना रेखा प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस रेखा के अंदर ये देश आता है। जैसे कि हमारा इंडियन ओशियन है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है हमारा, ये हमारा है, यानी कि भारत का है। ये पूरा इंडियन ओशियन और पूरा भारत ये हमारे अंडर में आता है, ठीक है। तो ये द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द, यानी कि अर्थ के अंदर का पार्ट क्या है? और अर्थ है लेयर्ड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कर हमारे अर्थ में 3 पार्ट पाए जाते हैं, मेनली 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला कोर जो सबसे अंदर होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या होता है? मूव करता है, ठीक है, दिन और रात होते हैं।
अगर कोर गायब हो यानी कि कोर ऐसे घूमता रहता है एकदम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये। तो कोर अगर घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो रहता है, जिसकी वजह से पूरा हम लोग मतलब ग्रेविटी पे पृथ्वी पे चल पा रहे हैं, अगर वो बंद हो जाए तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाएगा, इस सोलर सिस्टम से कहीं और निकल जाएगा, मतलब कि दूसरी दुनिया की तरफ निकल जाएगा अगर कोर घूमना बंद कर दिया तो। और ये धीरे धीरे बंद भी हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे मतलब इसका जो प्रोसेस है, यानी कि जो इसका चाल है, स्पीड है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है कोर का। फिर आता है मेंटल, कोर के ऊपर वाले को मेंटल कहते हैं। फिर आता है क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है पृथ्वी का, उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। कह रहा जो हमारा क्रस्ट रहता है ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, वो सरफेस से लेके 40 किलोमीटर तक नीचे रहता है। सोचो 40 किलोमीटर तक नीचे रहता है, ठीक है। जैसे जो हमारा अर्थ है ये वाला, यहाँ पर मान लेते हैं ना, ये जो हमारा सरफेस है अर्थ, इसी को क्रस्ट कहा गया है। ऊपर वाला क्रस्ट है और ये 40 किलोमीटर गहरा रहता है नीचे की तरफ, जहाँ से हम लोग नल वगैरह जो गाँव में खोदते हैं पानी ना, वो सारा क्रस्ट में से पानी आता है, ठीक है। तो क्रस्ट कितना लंबा होता है, 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक, और जो 5 किलोमीटर से ऊपर होता है वो सरफेस होता है अर्थ का। तो जो हमारा क्रस्ट है वो 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक नीचे तक है। उसके बाद आता है मेंटल। तो मेंटल कितना होता है, मेंटल होता है जो हमारा 2900 किलोमीटर नीचे होता है, यानी कि जो हम जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बैठ के, वहाँ से लेके 2900 किलोमीटर नीचे तक, ठीक है। यानी कि लिखा जाता है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक उतना लंबा गहरा होता है। कौन, मेंटल। यहाँ पर दिया है ना, ये ऊपर वाला कोर है और उसके जस्ट बगल में मेंटल है। तो यहाँ पर दो मेंटल है, एक अपर वाला मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। यानी कि नीचे वाला ऑरेंज कलर का होता है, ऊपर वाला रेड कलर का होता है। जो अपर मेंटल होता है वो लगभग 2900 किलोमीटर नीचे होता है, ठीक है। 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर नीचे होता है। इसकी डेंसिटी बहुत होती है, इसका जो घनत्व होता है, जहाँ पर ये मिट्टी वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा एक घन होता है। कौन, मेंटल। यानी कि इसमें दो पार्ट होता है, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। इससे आपका बॉडी ले लें तो आपका हेड क्या है, अपर हेड है, और लोअर ले क्या होगा, आपका पैर होगा। तो इसे इसमें भी होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर क्या है, नीचे की तरफ है, ज़मीन के अंदर। इट्स डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, मतलब कि जैसे जैसे हम इसके नीचे मतलब गहराई में जाते रहेंगे, वैसे इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही ये और ज़्यादा घना होता चला जाएगा, यानी कि जो मिट्टी होगी और पास होगी, और पत्थर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा घन होंगे, यानी घना होंगे। द क्रस्ट इज सेपरेट फ्रॉम द कोर बाय द बाउंड्री नोन एज मोरोविकियो या डिसकंटिन्यूटी। कह रहा है कि जब मेंटल ख़त्म होता है और जहाँ से कोर शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। यानी कि वहाँ से मेंटल ख़त्म होता है और फिर कोर शुरू होता है। तो कोर कितना लंबा है देखते हैं। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, उस तरह से कोर भी होता है जो 3500 किलोमीटर अंदर होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर होता है, जो कि इसकी कितना किलोमीटर होता है, 3500 किलोमीटर। ये सबसे डेंटेस्ट यानी कि सबसे घन वाला लेयर होता है पृथ्वी के अंदर। और ये भी दो भागों में डिवाइड है, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर होता है जो और ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, और आउटर कोर थोड़ा कम होता है। तो ये जो कोर है जहाँ पर जिसकी वजह से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल बना हुआ है, वहाँ पर क्या है, ये जो कोर है किससे बना हुआ है, निकल और आयरन से, यानी कि मेटल की चीज़ों से। इसी वजह से जो होता है मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है पृथ्वी का, जो कि सूरज के जो रेडिएशन आता है वो उससे बचाता है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का। वही कह रहा साइंटिस्ट फील दैट द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स द अर्थ एक्ट लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जो पृथ्वी है वो इन मेटल्स के द्वारा, यानी कि जो कोर के अंदर जो मेटल्स है निकल और आयरन भर के, इन्हीं के द्वारा जो होता है जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक चुंबक की तरह काम करता है। कह रहा है जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते चले जाएंगे, यानी कि क्रस्ट मेंटल पे, फिर मेंटल पे लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, तो उसका जो डेंसिटी होगा वो और बढ़ता चला जाएगा, यानी कि और वो ज़्यादा घन होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे मतलब मेंटल में पहुँचेंगे ना, मेंटल जो था हमारा पृथ्वी का अपर वाला पार्ट, तो उसके जैसे 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे पूरा तरह का लावा है, जिसकी वजह से वोल्केनो फटता है ना। कोर क्या है, कोर में ही तो पूरा आग फैला हुआ है, उसी में निकल और आयरन क्या है, लिक्विड फॉर्म में घूमते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे 32 मीटर हम नीचे जाएंगे वैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि सूरज का होता है, वैसे ही हमारे सन के पृथ्वी के अंदर भी जो आग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। वही देखो यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का डिवीजन दिया है। कह रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट रहता है ना वो 7 लेयर से बना है। 7 लेयर, जैसे कि 5 लेयर तो यहीं पर है, क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, 3 आउटर कोर और इनर कोर, है ना, 2 2 4 1 5 लेयर हो गया। अभी 7 कोर का नाम देखते हैं। तो कह रहे जो 7 लेयर है पृथ्वी के, उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स क्या है, बटी हुई हैं ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेटियों में, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं ज़मीन पे वो भी एक तरह का प्लेट है, और जो ओशियन है जहाँ पर समुद्र महासागर है वो भी एक तरह का क्या है, प्लेट है। और ये 2 प्लेटें जब घिसकती हैं या मूव करती हैं तो उसी वजह से क्या आता है, सुनामी या भूकंप आता है। कह रहा ये प्लेटें क्यों मूव करती हैं, पता है, जो उसके अंदर कोर है
वो जब गर्म होता है तो आँच मतलब कि हीट फेंकता है, हीट की वजह से जब हीट फेंकता है तो ये जो कोर होती है ना, जो प्लेटें होती हैं, जैसे मान लो इस नीचे आग जल रहा है और ऐसे क्या है प्लेट्स हैं, जब आग जलता है तो ये प्लेट्स क्या आती है काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मूव करने लगती हैं, जिससे क्या होता है अपर वाला पार्ट हिलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है भूकंप आता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अंदर के जो कोर है उसको ज़्यादा गर्म होने की वजह से प्लेटें हिलने मूव करने लगती हैं, जिसकी वजह से सुनामी भी आता है और भूकंप भी आता है। तो इस तरीके से भूकंप और बाढ़ आता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक आता है रॉक्स, यानी कि पत्थर, ठीक है। द मटेरियल दैट फॉर्म्स दैट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। कह रहा वो मटेरियल जो सरफेस के जैसे हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उस सरफेस से बना हो उसको हम क्रस्ट बोलते हैं या रॉक बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, जैसे कि जिस क्रस्ट पे क्या कहाँ पर रहते हैं हम, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को जो जिस बना होता है कठोर चीज़ उसको हम रॉक कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, द मटेरियल दैट फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है यानी कि जो ऊपर वाला भाग है उससे जो चीज़ें बनती हैं उसको हम रॉक कहते हैं, यानी कि पत्थर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर है, सैंडस्टोन, ठीक है, मार्बल जो हम लोग के रूम में लगता है वो भी एक तरह का क्या है, पत्थर ही तो है। सॉफ्टवेयर मटेरियल लाइक क्ले, सॉल्ट, मड, चॉक, ये भी तरह से क्या है उन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो हमारे सरफेस में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दी गई हैं, मतलब पत्थर के प्रकार, जैसे कि इग्नियस रॉक, ठीक है, कैसे बनता है और कहाँ पाया जाता है ये भी देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये तीनों का जो कहते हैं कि एग्जाम में आता है नोट्स लिखने के लिए 3-3 नंबर का 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ हॉट मोल्टेन मैटर कॉल्ड मैग्मा। जो मैग्मा होता है, जैसे जो वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो, उससे ये बनता है इग्नियस रॉक। तो कहता है कि वही जो खौलता हुआ एकदम रहता है मैटर, ठीक है, यानी कोर के अंदर का, उसी से ये बनता है इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ हॉट मोल्टेन मैटर, यानी कि जो पदार्थ रहते हैं पृथ्वी के अंदर जो गर्म पूरा खौलते रहते हैं गर्मी में, तो जब सूख जाते हैं यानी कि जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हीं को इग्नियस रॉक कहते हैं। और किससे बनते हैं, मैग्मा से, यानी कि खौलते हुए मैग्मा से, ठीक है, उसको इग्नियस रॉक बनता है। तो ये कह रहे हैं दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ हॉट मैटर, मैग्मा, जो खौलता रहता है ना उसको मैग्मा बोलते हैं। तो उसी मैग्मा को जब सूख जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक ही पाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सो दिस आर रॉक है फॉर्म बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ कॉल्ड इग्नियस रॉक। मतलब ये किससे बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा क्या है, जो पृथ्वी के अंदर जो खौल रहा है पूरा हॉट तरीके से, ठीक है, वो जब सूख जाता है, जब ठंडा होकर सूख जाता है तो उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं, इग्नियस पत्थर कहते हैं, ठीक है। सच रॉक्स आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। इग्नियस रॉक को प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। तो वही सता कि हमसे क्यों में आया कि इग्नियस रॉक का और दूसरा नाम क्या है, आर आल्सो कॉल्ड, यानी किस नाम से और जानेंगे, प्लूटोनिक, ठीक है। सच एज ग्रेनाइट विच इज यूज एज बिल्डिंग स्टोन। ग्रेनाइट जो होता है एक बिल्डिंग बनाने में काम आता है, ये इग्नियस रॉक वहीं पर यूज होता है ताकि जो बिल्डिंग बने वो क्या बने, मजबूत बने, ठीक है। तो ये है इग्नियस रॉक। यहाँ पर कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कुछ लावा ऐसे होते हैं, लावा मतलब जो वोल्केनो के अंदर रहते हैं वो कभी कभार बाहर आ जाते हैं और बाहर होकर क्या सूख जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, वोल्केनिक रॉक कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक, जो वोल्केनो से बाहर आया है, उत्तरी एक तरह का मैग्मा रहता है इग्नियस रॉक की तरह। तो ये भी क्या कहते हैं, वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक मतलब कि जो वोल्केनो से बाहर आया है और सूख जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है, तो उसको वोल्केनिक रॉक कहते हैं, यानी कि वोल्केनिक पत्थर। जैसे कि बसाल्ट एक तरह का वोल्केनिक पत्थर होता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू पे, यानी कि इंडिया के बीच वाले पार्ट में, ठीक है। द इग्नियस रॉक आर फाउंड इन मास एंड नॉट इन लेयर। जो इग्नियस रॉक होता है मास में पाया जाता है, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि लेयर में रहता है वो, ठीक है। बड़े बड़े चट्टान रहते हैं यानी पत्थर रहते हैं। लेयर आल्सो का प्राइमरी रॉक, यानी कि प्राइमरी रॉक भी कहते हैं इसको, किसको, इग्नियस रॉक को, बिकॉज दे वर फर्स्ट फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम वॉक करते हैं वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। तो देखा जाए तो इग्नियस कई नाम आ जाते हैं, जैसे इग्नियस रॉक को प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट। फिर इग्नियस रॉक को वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं क्योंकि वो वोल्केनो से बाहर रहता है। फिर इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, यानी कि देखा जाए तो इसका 4 नाम पड़ गया, तो चारों आपको याद करना है। तो होता है इग्नियस रॉक जो कि अर्थ के सरफेस पे बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये जो पत्थर है सेडिमेंट्री पत्थर, ये कैसे बनता है, देखिए छोटे सेडिमेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा या लेक्स के द्वारा इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सालों दर मतलब हर 10 साल में 5 साल में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि एक बड़ा रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। ये जब हवाएं चलती हैं या पानी जब मूव करता है या आइस जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इस सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहती हैं। तो जब वही सेडिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है,
तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म ले लेती हैं, मतलब कि एक तरह का पत्थर बन जाता है, ठीक है। ये जो होता है सेडिमेंट्स होते हैं वो लेयर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इग्नियस रॉक होता है वो मास में फॉर्म होता है, मास यानी कि एक तरह का बड़ा चट्टान, ठीक है। और सेडिमेंट रॉक लेयर में फॉर्म होते हैं, ऐसे लेयर वाइज रहते हैं इस तरीके से। ये सेडिमेंट्री रॉक है, लेयर वाइज रहते हैं। जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। लाइम स्टोन ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट एंड समर सच इस तरह के कई सारे रॉक होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। यहाँ तक कि जो कोल होता है वो भी एक तरह का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि पत्थर है। और सेडिमेंट्री रॉक कैसे जमा होते हैं, डिपोजिशन से। डिपोजिशन कौन करता है, नदियाँ, समुद्र या लेक्स या हवाएं या आइस जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो डिपोजिशन के कारण सेडिमेंट्री रॉक बनता है। यह है दो प्रकार। तीसरा आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ये कैसे बनता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, जब सेडिमेंट्री रॉक यानी कि पहला इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं किसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तब ये फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीनों डिफरेंस है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। जो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, इग्नियस रॉक, ठीक है, जो कि वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक आता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक होता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसमें से सिल्वर, गोल्ड और आयरन, कॉपर वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक कम पाए जाते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें सारे गोल्ड, सिल्वर, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। जैसे कि सच रॉक्स आर वेरी यूजफुल अ मैन, मतलब इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा भी मतलब गोल्ड, सिल्वर के अलावा भी कई सारे जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, कोल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसमें पाई जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि डेक्कन प्लेट्यू हमारा भारत का जो कि बीच में सेंटर के यानी कि इंडिया के ठीक बीच में है, वहीं पर सबसे ज़्यादा ये मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन या गोल्ड वगैरह मतलब जो भी होता है, डायमंड वगैरह वहीं पर पाए जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये था तीनों डिफरेंस। अब आते हैं इग्नियस रॉक कंपेयर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक में क्या डिफरेंस है। तो इग्नियस रॉक क्या है, ये अर्थ के सरफेस पे बनता है, ठीक है, क्रस्ट में, जो कि जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है यानी कि जो मैग्मा है वो जब उबल के बाहर आती है तो जब सूख जाता है उसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, डिपोजिशन से, यानी कि जब छोटे छोटे पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है, यानी कि पत्थर बनता है। इग्नियस रॉक के बहुत सारे कई भी नाम हैं, जैसे कि प्लूटोनिक रॉक है, वोल्केनिक रॉक है, प्राइमरी रॉक है। और सेडिमेंट्री रॉक के और कोई नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है कि इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक, उसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि ये सरफेस के अर्थ के सरफेस पे बनता है। और वही जो सेडिमेंट्री रॉक है वो सेकेंडरी रॉक होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे पाया जाता है क्योंकि ये डिपोजिशन के कारण बनता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या होगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। और सेडिमेंट्री रॉक का जैसे कि लाइम स्टोन हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंस हैं। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स वो होते हैं जो कि नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं रॉक से, यानी कि पत्थरों से। जब भी हमने रॉक देखा, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, उनमें से ये मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल्स यानी कि देखते हैं खैर, मिनरल्स आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, यानी कि जो पत्थरों से पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या पाए जाते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, या पोटाशियम, सल्फर, जो भी है, कॉपर, ब्रोंज, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं एक तरह के। तो वही कह रहा है कि वो चीज़ें जो कि रॉक पत्थर से पाई जाती हैं, उन तीनों पत्थर से पाई जाती है, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। मतलब कि मिनरल्स भी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंसानों के लिए, क्योंकि इंसान इसको क्या करते हैं, एक तरह से इसका ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे कि मेटामॉर्फिक का रॉक का कर रहे थे, उसमें से गोल्ड वगैरह निकाल के बेच सकते हैं, वैसे इसे मिनरल्स का भी यूज़ करते हैं इंसान। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इंसानों के इतिहास में मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इवन इन प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज द यूज ऑफ मिनरल इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन आवर मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि जो आजकल की हमारी इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री वगैरह है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो महंगा मिलता है एक तरह से। कह रहा मिनरल्स आर टू काइंड्स, दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इनके बारे में देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। तो मेटेलिक रॉक वो होते हैं जो कि एक एक्चुअली में मतलब वास्तव में किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। जैसे कि आयरन वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब क्या है, मेटेलिक रॉक है। और ये कहाँ से पाए जाते हैं, मेटेलिक रॉक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि जो वोल्केनिक रॉक था और जो मेटामॉर्फिक रॉक था, यानी कि जो लास्ट जहाँ से गोल्ड वगैरह निकल रहे थे, वो क्या है, मेटेलिक रॉक के फाउंडेशन, यानी कि वहीं से वो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, मेटेलिक रॉक मिलता है। जैसे कि गोल्ड, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सारे क्या है, मेटेलिक रॉक है। तो वही कह रहा है कि दे आर सच मिनरल्स विच आर इन मेटेलिक फॉर्म, जो कि मेटेलिक के फॉर्म में होते हैं। और कहाँ से फाउंड के अंदर कहाँ से पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सर क्या है, मेटेलिक रॉक है, ठीक है। जिससे इनका वायर भी बनता है, सीट भी बनता है और कई सारे यूज़ होते हैं, जिससे
जाहिर सी बात है आयरन और गोल्ड का कई सारे यूज है, जैसे गोल्ड का हम लोग क्या बोलते हैं गहना वगैरह पहनते हैं, आयरन का बिल्डिंगों में यूज़ होता है। इस तरीके से मेटालिक मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंसानों के लिए। कह रहा है अदर मेटल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक एक्सेट्रा आर यूज फॉर अदर पर्पज, गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। देखो यही कह रहा है कि मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंसानों के लिए। क्या है? गोल्ड। गोल्ड भी एक तरह क्या है? मेटेलिक मिनरल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ों में। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि जो मेटल ना हो, जैसे कि वो किससे बने हो? सेडिमेंट्री रॉक से बने, यानी कि पत्थरों से बने हो। जैसे कि दे आर दोज मिनरल्स विच आर एसोसिएट विद सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जैसे क्ले हो गया, क्ले यानी कि मिट्टी हो गया, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, साल्ट, ये सारे क्या है? मेटेलिक तो है नहीं, मतलब मेटल नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? इसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स तो हैं लेकिन मेटेलिक नहीं है, तो इसीलिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और किससे पाए जाते हैं? मतलब किस पत्थर से? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो जमा हो रहे थे पत्थर कई सालों तक और एक बड़ा चट्टान का रूप लेते हैं, तो उनसे ये मिलता है, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे क्या क्या मिलता है? क्ले यानी कि मिट्टी अच्छी खासी मिल जाती है, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। दे कैन नॉट बी पास्ड इनटू अ वायर एंड सीट, इससे वायर और सीट नहीं बना सकते। इनकी जो तारें होती है जिसमें से करंट दौड़ती है, इनसे वो चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट नहीं करती, यानी कि दौड़ती नहीं है। वो किसमें बस दौड़ती है? मेटेलिक चीज़ों में। ये कह रहा है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो मेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो क्या है? कोल है और पेट्रोलियम है। इसकी वजह से पूरी दुनिया क्या हो रही है? चल रही है, मतलब कि एक तरह से एनर्जी का सोर्स है बहुत बड़ा। क्या? कोल और पेट्रोलियम, जो कि क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से। बट दी डिपॉजिट आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर फ्यू डिकेड, यानी कि आने वाले 100, 200, 500 या 1000 सालों में ये कोल और पेट्रोलियम पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहा है इंसान। तो ये था हमारा मिनरल्स। मिनरल्स में आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक क्या होता है? जो इसमें मेटल होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन। किससे पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। नेक्स्ट आता है नॉन मेटेलिक। ये क्या होता है? ये सेडिमेंट्री रॉक से पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेस, कोल, पेट्रोलियम, ये सब वगैरह। और ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स यानी कि जो कोल पेट्रोलियम है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके वजह से वो खत्म होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग लैंडफॉर्म। जैसे कि लैंडफॉर्म मतलब कि जैसे एक ज़मीन जो है आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा मतलब कुछ और फॉर्म ले ले, जैसे कि माउंटेन्स बन जाए या नदियाँ हो जाए, इस तरीके से। कह रहा है जो हर जगह का जो ज़मीन है वो एक जैसा नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं स्मूथ है, कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ है, कहीं बहुत ज़्यादा इरेगुलर है या बहुत ज़्यादा हाइट है। इस जगह से ज़मीन है ना, जो सबसे प्लेन वाला एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार के जो दोनों एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है, इसको प्लेन एरिया माना गया है। तो कह रहा है कि हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ है। ठीक है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, इन्हीं के बारे में हमको देखना है। तो वही अब कह रहा है कि वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि कई तरह के ज़मीन होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए यानी कि पठार, प्लेन्स हो गए जहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है यूपी बिहार। ठीक है, वैलीज, घाटी से कहते हैं, वाटरफॉल्स, लॉफ्टी पीक, माइटी रिवर्स, यानी कि ये सारे क्या हैं? लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि ज़मीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। ऑल दिस लैंडफॉर्म आर क्रिएटेड बाई टेक्टोनिक प्लेट, जो जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है, प्लेन है, वैली है, वाटर रैनफॉल है, ठीक है, ये किससे बने हैं? हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स से बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं जो आपस में मूव करती रहती हैं गर्माहट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स हैव डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं इतनी आसानी से नहीं होता है कि 2-3 दिन में या साल भर में या 2 साल में बन जाए, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, मिलियन यानी कि हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं एक माउंटेन को बनने में और उसको डिस्ट्रॉय होने में। तो कह रहा है वही जो है काफ़ी टाइम लगते हैं इनको, मतलब ये चीज़ काफ़ी लंबा पीरियड है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगते हैं। दिस लैंडफॉर्म आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, ये लैंडफॉर्म्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे जो हमारा अर्थ है, यानी कि जो अर्थ पे जितने भी कंट्री हैं वो पहले क्या थे? जॉइंट थे, ये ठीक है, और फिर बाद में वो अलग हो गए, फिर वो बाद में क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो ये मतलब हमेशा होते रहेगा, लेकिन काफ़ी ये लंबा प्रोसेस है, मतलब कि लाखों साल में ये होता है, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में हो जाएगा। कह रहा है कि थ्रू वेरी स्लोली एंड इन परसेप्शनली माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर मेजर लैंडफॉर्म। ये जो माउंटेन्स हैं यानी कि जो पहाड़ हैं, प्लेट्यूज और प्लेन्स हैं, प्लेन्स यानी कि जहाँ पर खेती होती है बहुत ज़्यादा, प्लेट्यूज यानी कि पठार, वही जहाँ पर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स हैं किसके? पृथ्वी के। पहला लैंडफॉर्म्स आता है माउंटेन्स। ये क्या होते हैं? तो कह रहा है कि माउंटेन आखिर होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो माउंटेन आप लोग देखा होगा कि ऐसे होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं, तो ऐसे होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, ऐसे लेयर वाइज में होती हैं, जो ये आपस में ऐसे टकराती हैं, तो ऐसे क्या होता है, कैसे फॉर्म हो जाता है, जो कि वी शेप का होता है, जो कि जिसे हम माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसे फॉर्म होने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज टकराया और कल पहाड़ बन गया, इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पहाड़ बनता है। टेक्टोनिक जो प्लेट्स आपस में क्या होती हैं? लड़ती हैं। तो वही लिखा आप यहाँ पर, द अर्थ क्रस्ट वाज फोल्डेड इनटू रिंकल्स। या क्या होते हैं? आपस में ऐसे टकरा के ऐसे पहाड़ बना लेते हैं।
लेकिन जैसे कुछ पहाड़ के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, हिमालयाज़ यानी कि जो हमारे भारत के माउंटेन एवरेस्ट वगैरह है, केटू है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, सारे क्या है, पहाड़ हैं जो कि ज़मीन से ही यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों से बने हुए हैं। द अल्प्स है अमेरिका में है, ठीक है, एंडीज़ है, रॉकीज़ है, इस कुछ एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स के। तो ये होते हैं माउंटेन्स और ये ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेट्यू यानी कि पठार। तो जो प्लेट्यू होता है वो मतलब वो भी पहाड़ की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे नहीं होते हैं। जैसे पहाड़ क्या होता है 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लंबा होता है यानी कि ऊंचा होता है, लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं बस 1 से 2 किलोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत लंबे नहीं होते हैं। लेकिन ये वो भी पहाड़ की तरह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और पहाड़ की तरह यहाँ भी यानी कि प्लेट्यू में भी खेती नहीं हो सकती है। तो वही कह रहा है कि ये लगभग 300 मीटर के मतलब कम से कम इनकी हाइट कितनी होती है, 300 मीटर की। तो वही कह रहा है दे आर जनरली मोर देन 300 मीटर्स एबव द सी लेवल, यानी कि वो लगभग 300 मीटर से बड़े होते हैं, 2 किलोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के इतने बड़े होते हैं। और यहाँ की जो इनकी जो सरफेस रहता है वो भी हार्ड रहता है पहाड़ों की तरह, और यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। वही लिखा है कि दे आर अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, यानी कि यहाँ पर खेती पूरी तरह से नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ पर खेती ना होने की वजह से यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे बताया ना डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ से गोल्ड मिनरल्स या आयरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। कुछ नाम दिया गया है जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेट्यू है, जैसे कि इंडिया का है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब कीमती पठार है। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू है वो तिब्बत प्लेट्यू जो कि चाइना में पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में भी डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ से गोल्ड वगैरह निकलते हैं। फिर अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन, प्लेट्यूज़। और सबसे दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा पठार है वो कहाँ पर है, चाइना में है, जिसका नाम है तिब्बतन प्लेट्यू। तो वही बोला द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, या कह सकते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। तो एक प्लेट्यू था। माउंटेन देखा हम लोगों ने कैसे बनता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, जैसे कि अल्प्स, हिमालयाज, एंडीज़, रॉकीज़। हमने प्लेट्यू देखा क्या होता है, इनका मिनिमम हाइट 300 मीटर होती है और मैक्सिमम हाइट 1 से 2 किलोमीटर होती है। यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, मिनरल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वगैरह, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू। अब आते हैं प्लेन्स, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो कह रहा है जो प्लेन एरिया होती हैं वो किससे बनती हैं, वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्लेन है भारत में वो कौन सा है, जो गंगा नदी बहती है उत्तराखंड से, वो जहाँ तक जाती है उसके अगल बगल का जो एरिया है वो पूरी तरह से फर्टाइल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती इन्हीं जगहों पे होती है। पंजाब हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, फिर ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। तो इन जगहों पर सबसे ज़्यादा क्या है, खेती की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है यानी कि जो खेती लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। किसकी वजह से, नदियों के द्वारा, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती हैं उनमें कई ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फसल होते हैं। तो ये कह रहा प्लेन्स आर द वर्ल्ड आर वेरी फर्टाइल, जैसे कि गंगा जो नदी है और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, ईस्ट नदी में है, यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ है ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों प्लेन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। कह रहा कुछ प्लेन्स ऐसे भी हैं जो कि प्लेन्स यानी कि सपाट हैं, लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं होता है, वहाँ पर खेती नहीं होती, जैसे कि डिजर्ट जो कि राजस्थान में पाया जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, प्लेन है, लेकिन वहाँ पर खेती नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ मिट्टी जो है रेत में कन्वर्ट हो गई है, तो रेत में खेती करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये हमारा था माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। नेक्स्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेटें रहती हैं जो आपस में मूव करती रहती है, उनके एक्टिविटी यानी कि गतिविधियों को देखेंगे इसमें। कह रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो किसी वजह से मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से वो मूव करती रहती है टेक्टोनिक प्लेट, और जब आपस में टकराती हैं तो एक पहाड़ का या किसी चीज़ का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब वो ऊपर की तरफ आती है, यानी कि जब पहाड़, जैसे मान लो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, और जब आपस में टकराते हैं, जब ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, एंटीक्लाइन, यानी कि ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीक्लाइन, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी हो रहा है, ठीक है, एंटीक्लाइन हो रहा है। वही जब ये प्लेट से क्या रहती है, नीचे की तरफ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंक्लाइन, यानी कि वो डूब रहा है। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना होता है। अगर आप सिंक का हिंदी देखेंगे तो डूबना मतलब होता है। तो वही जब पहाड़ यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं जब नीचे की तरफ जाएंगी तो सिंक्लाइन, और ऊपर की तरफ जाएंगी तो एंटीक्लाइन। तो 1 वर्ड में या 2 वर्ड में, 1 वर्ड में मैक्सिमम आता है, 2 वर्ड में नहीं। पूछेगा एंटीक्लाइन क्या होता है और सिंक्लाइन क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन पड़ता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं लड़ के, या अपफोल्ड होती हैं, कि अप फोल्ड यानी कि ऊपर की तरफ फोल्ड होती हैं ऐसे, ठीक है, तो एंटीक्लाइन कहते हैं। वही जब नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड होती है तो उसे सिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। जिसके वजह से पहाड़ बनते हैं और समुद्र बनते हैं। मतलब ऊपर की तरफ जाता है तो एंटीक्लाइन जब होता है तो पहाड़ बनते हैं, और नीचे की तरफ जाता है तो ओशियन बनते हैं। तो ये था हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक और टर्म्स दिए गए हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के द्वारा।
कह रहा जब ये अपफोल्ड होता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, जब ये प्लेट्स होती हैं जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो उसे क्या करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं। इन लिखा है, क्या लिखा है, द लाइन ऑफ वीकनेस अलॉन्ग विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक लेयर प्लेस रिजल्टिंग इन अप फोल्ड और डाउन फोल्ड इज कॉल्ड फ्रैक्चर और फॉल्ट। यानी कि फ्रैक्चर या फॉल्ट दोनों एक ही है। कब होता है, जब दोनों आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं या फॉल्ट करते हैं। फॉल्ट यानी कि क्या होता है, एक तरह से टूट जाना या लड़ना, यही तो होता है। जब कोई बिजली नहीं आती है गाँव में तो कहते हैं कि लाइट क्या होता है, फॉल्ट हो गया यानी कि टूट गया है। तो वही जब आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं ऐसे करके तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन था आपका एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और सिंक्लाइन जब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जो हमारा अर्थ यानी क्रस्ट रहता है अचानक से मूव करने लगता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे अचानक से कैसे मूव करता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, जो कोर होता है ना, अभी हमने देखा कोर क्या होता है, तो कोर अचानक से मूव करते रहता है, ठीक है, तो अचानक से वहाँ पर गर्मी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेटें होती हैं ना वो अचानक लगती हैं ऐसे कांपने लगती हैं, हिलने लगती हैं, मूव करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये अपर वाला पार्ट भी मूव करने लगता है और जो सरफेस रहता है ये मूव करते 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 कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ के सर्फेस पे, जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस रहता है वो मूव करने लगता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। यानी कि जो वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, फूटने लगते हैं, यानी कि ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का मौत भी हो जाती है, कई सारे घर जो होते हैं तबाह हो जाते हैं इनके कारण ही। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपदाएँ हैं। तो पहले देखते हैं इनकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो वही यहाँ सिंपल सा डिफिनीशन दिया है, कह रहा सडन यानी कि तुरंत या जल्दी से, माइल्ड हुआ या हल्का सा वायलेंट हुआ, सेक किया, क्या सेक किया, यानी कि थोड़ा सा हिला, क्या हिला, पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो हल्का सा हिलता है तो क्या होता है, भूकंप आ जाता है, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक हिंदी में, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ठीक है। इट इज जनरली अकम्पनीड बाय द रंबलिंग साउंड एंड ट्रीमेस। क्या होता है जब ये आता है ना तो काफ़ी खतरनाक मतलब तरीके से थोड़ा होता है, ठीक है, रंबलिंग होने की, कांपने लगता है घर ऐसे ऐसे। जैसे क्या होता है जब नीचे प्लेट्स घुसकती हैं तो ऐसे नीचे का प्लेट्स ऐसे कांपती हैं तो ऊपर वाला भी क्या होता है, कांपने लगता है, ऐसे करते 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 ये ऊपर तक आ जाता है, जिसकी वजह से जो ज़मीनें रहती हैं ऊपर की, अर्थ क्रस्ट रहता है वो हिलने लगता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफिनीशन दिया है, द सडन माइल्ड और वायलेंट शेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जब हिलता है तो उसको अचानक से जब हिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, इसी वजह से सुनामी भी आती है, तो सब बाद में देखेंगे, पहले हम अर्थक्वेक देख लेते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि जब कभी कभार ये मतलब अर्थक्वेक हिलता है यानी कि जो प्लेट्स हिलती रहती हैं तो उसकी वजह से जो वोल्केनिक होता है ना, वोल्केनोज होते हैं, वो अपने लावा को बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भी मतलब जब फेंकेगा वो तो मतलब थोड़ी नहीं कि सपाट से फेंक देता, वो पूरा प्रेशर लगा के फेंकता है, जिसकी वजह से जो आगे आसपास की ज़मीनें रहती हैं वहाँ की ज़मीनें क्या होती हैं, हिलने लगती हैं, यानी कि रंबलिंग करने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह से भी क्या आता है, भूकंप आता है। तो भूकंप आने के दो तरीके हैं, या तो प्लेट्स हिल रही हैं आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, अचानक सडन की वजह से, या तो जो वोल्केनोज हैं वो क्या होते हैं, अचानक से अपने अंदर का जो कचरा रहता है उसको बाहर फेंकते हैं, तो प्रेशर के साथ फेंकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दम लगता है, जिसकी वजह से आसपास की जो ज़मीनें होती हैं वो उसमें कंपन पैदा हो जाता है, यानी कि कंपकपी दहल रहती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने का हाई चांसेस रहते हैं। फिर कह रहा है अर्थक्वेक अकर इन द प्लेस वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक। मतलब जो भूकंप रहता है वहीं आता है जहाँ की ज़मीनें क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर यानी कि वीक होती है, यानी कि कम डेंस होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा घन नहीं रहता है, तो हल्का सा भी अगर प्लेट मूव करती है तो वहाँ पर भूकंप आता है। जैसे कि जापान में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भूकंप आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ज़मीन है वो ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो एक वायलेंट अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट इन द एरिया वेयर द वोल्केनोस, एग्जाम्पल द बेल्ट सराउंडिंग द पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ भी सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, और जो जापान है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भूकंप आता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट वही दिया है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, बोला है ना द टेक्टोनिक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को काट देते हैं, तो बस लिखते हैं द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंगिंग अबाउट डिस्टर्बेंस इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेल। यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो पृथ्वी का अंदर का जो पार्ट रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भूकंप आने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है ना, यानी कि जब भूकंप आता है तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर भूकंप, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ से भूकंप यानी कि यहाँ से प्लेटें हिलना स्टार्ट हुई हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और भूकंप कहाँ तक गया, इन एरिया तक जाता है, यानी कि इस एरिया तक पूरा जो सामान रहता है या दुकानें रहती हैं, जो घर रहता है वो डगमगाने लगते हैं, यानी कि हिलने लगते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि जो अर्थक्वेक का सेंटर रहता है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एपिक सेंटर। यानी कि जो पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है फैलना, मतलब जहाँ से वो फैलना स्टार्ट हुआ है अर्थक्वेक, उसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी
भूकंप का वो जगह जहाँ से भूकंप फैलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। फोकस किसे कहते हैं? एपिक सेंटर, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उसे फोकस, और उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। ठीक है, कह रहा है जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही कम सेकंड के लिए आता है, यानी कि बहुत ही फ्यू सेकंड के लिए आता है, लेकिन क्या होता है? भारी तबाही मचा के जाता है। भाई बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या होती हैं? गिर जाती हैं इस भूकंप में, बस 10-15 सेकंड के भूकंप में। सोचो अगर 10-15 मिनट तक ये भूकंप चलता रहा तो कितनी सारी तबाही होगी। तो वही कह रहा है कि अगर भूकंप बस कुछ सेकंड के लिए भी आती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कि लोगों की जान चली जाती है। और ज़्यादातर ये भूकंप कहाँ पर आता है? हिमालय, इंडिया की बात हो रही है, हिमालयस भी आता है जहाँ पर पहाड़े हैं, यानी कि नॉर्थ में। ठीक है, कश्मीर की ओर, और गंगा वैली जो है, गंगा यानी कि जो गंगा नदी है, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ पे भी भूकंप आते रहते हैं। और ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि ईस्ट में। ठीक है, 3 जगहों पे ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिया है, असम में भी आता है, नॉर्थ बिहार में, कश्मीर में, कुमाऊं हिल्स में। द डेक्कन प्लेट्यू वाज कनेक्टेड टू विल बी फ्री ऑफ अर्थक्वेक। जो डेक्कन प्लेट्यू है यानी कि जो पठार है, यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, लिखा है ना। इन जगहों पे आता है, अभी मैंने जो नाम लिया है। ठीक है, लेकिन इन जगहों पे जो है डेक्कन प्लेट्यू वाज रिलेटिव फ्री, यानी कि यहाँ भूकंप आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पठार जो क्या होते हैं? काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक है, पहाड़ों की तरह, इसलिए यहाँ भूकंप नहीं आता है डेक्कन प्लेट्यू में। तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं जब भारत में भूकंप आए थे काफ़ी खतरनाक तरीके से। कह रहा है कि अक्टूबर में आया था 1993 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें गई थी। ठीक है, 1993 में महाराष्ट्र में आया था काफ़ी बड़ा भूकंप। फिर 2001 में आया था जनवरी में गुजरात में। ठीक है, तो 1993 में महाराष्ट्र आया था और 2001 में गुजरात में आया था, जो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया था उस टाइम पे। फिर आता है क्या है? द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। कह रहा है अगर हम नापना चाहते हैं उस अर्थक्वेक को, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उस अर्थक्वेक को नापने के, यानी कि भूकंप को नापने के लिए, जिसे हम क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ से पता चलता है कि भूकंप का जो स्पीड है वो कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। और जो स्केल का मैपिंग होता है वो कितना होता है? 0 से 9 तक होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे? रिचर स्केल बोलते हैं। ठीक है, यह था अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और इसके नापने के तरीके। जैसे कि अगर आपको भूकंप का नापना हो, यानी स्पीड देखना हो कितना था, किस गतिविधि से आया था, तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है भूकंप को नापने के लिए। सिस्मोग्राफ का एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं रिचर स्केल। रिचर स्केल में नंबर कितने होते हैं? 0 से 9 तक, यानी कि 0 रहेगा तो बहुत ही कम भूकंप, मतलब उसका जो स्पीड था काफ़ी कम था। अगर 9 की स्पीड से आ गया यानी कि पूरा पृथ्वी तबाह हो सकती है। तो ये स्केल है जिसे रिचर स्केल कहते हैं, और भूकंप के नापने के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वोल्केनो। कह रहा है कि जो वोल्केनो होता है एक वेंट की तरह होता है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है, जो कि मोल्टेन रॉक्स में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पत्थर होते हैं। जो लावा होता है ना, वो आग में खौलता हुआ बाहर आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो एक तरह का पहाड़ शेप का होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, इस तरीके से होते हैं, इसमें से लावा बाहर आता है। ठीक है, इस तरीके से लावा बाहर गिरता है और जहाँ तक जाता है वहाँ पूरी तबाही मचाता है, तो इसे वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो से क्या आता है? अंदर से जो पत्थर वगैरह रहते हैं मोल्टेन फॉर्म में रहते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, उबलते रहते हैं, तो वही उबलता हुआ लावा जो है बाहर आता है उस वोल्केनो से, जो काफ़ी खतरनाक मंजर होता है। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में। तो ये होता है वोल्केनो। वोल्केनो को देखते हैं, इसका भी कुछ नाम है, जैसे कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से ये निकलता है लावा। ठीक है, ऐसे गया और बाहर से निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, लावा निकलते हैं, लावा के एसेस निकलते हैं, सारी चीज़ निकलता है। तो जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, यानी कि एक तरह का मुंह। ठीक है, माउथ। तो ये कह रहा था कैप से माउथ ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड क्रेटर। उसे क्या बोलते हैं? कैप क्रेटर बोलते हैं। एक वोल्केनो है जापान में जिसका नाम है फुजियामा करके। एमसीक्यू में 1 में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है। क्या कहा? फुजियामा इन जापान एंड वेसुवियस इन इटली आर द इम्पॉर्टेंट वोल्केनो। ये 2 वोल्केनो के नाम दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? फुजियामा इन जापान। जापान एक देश है जहाँ पे एक वोल्केनो जो बहुत बड़ा है जिसका नाम फुजियामा है। ठीक है, दूसरा वोल्केनो है वेसुवियस जो कि इटली में है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्या है? वोल्केनोस हैं। अगर ये दोनों फट गए हैं तो पूरा जो जापान है और इटली है वो क्या होगा? तबाह हो जाएगा, यानी कि मिट जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े ये क्या है? वोल्केनोस हैं। तो जो ऊपर वाला मुंह रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्केनो का आपको डिफिनीशन पूछेगा। डिफिनीशन क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट अर्थ क्रस्ट, यानी कि ऐसा एक तरह का अर्थ क्रस्ट रहता है कौन शेप का, जिसमें से मोल्टेन आके यानी पिघलता हुआ पत्थर बाहर आता है, गैस बाहर आता है, स्टीम बाहर आता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से। और 2 एग्जाम्पल में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि फुजियामा जापान में लिख देंगे और दूसरा वेसुवियस और इटली में लिख देंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वोल्केनो का उसे क्रेटर बोलते हैं। और सारे क्या है? जो उबलता हुआ मैग्मा है, यानी कि जो उबलता हुआ अभी देखे हैं यहाँ पर क्या था? मोल्टेन रॉक्स ना, जो उबलता हुआ पत्थर था उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा से क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है, जो भी मैंने पढ़ा, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है
पूरे देश में यानी कि पूरी पृथ्वी पे। तो वही मैग्मा होता है जो एक तरह से उबलता हुआ आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टेन रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बट वेन दिस मैग्मा राइज स्लोली टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा, यानी कि जब तक वो इसके अंदर रहेगा, यानी कि इस वोल्केनो के अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही बाहर आता है उसका नाम चेंज होकर लावा पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, क्रेटर किसे कहते हैं, ठीक है, मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं, उस ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि जहाँ से वो निकलता है, ठीक है। मैग्मा कब कहते हैं, जब वो उस वोल्केनो के अंदर रहता है लावा, ठीक है। जब बाहर आता है तो लावा कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्रेटर, मैग्मा, लावा, वोल्केनो। और वोल्केनो का कुछ एग्जाम्पल जैसे कि फुजियामा और वेसुवियस। अब देखते हैं नेक्स्ट है, कह रहा है वोल्केनो को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वोल्केनोस कैन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन ऑफ शेप। कह रहा है कि जो वोल्केनो है अलग अलग कंपोजिशन के बने होते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। शेप यानी कि कोई इस तरीके से पहाड़ की तरीके से होगा, कोई इस गड्ढे की तरीके से होगा, मतलब गड्ढा होगा उसमें, और कुछ इसमें क्रेटर की यानी कि गड्ढा होगा, ठीक है। मतलब 3 तरीके से पाए जाते हैं। जैसे जो सबसे पहला वोल्केनो आता है वो होता है सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो क्या होता है, तो जो सिल्ड वोल्केनो होते हैं वो एक मतलब उसमें से सील का कंटेंट निकलता है, यानी कि वो भी इरप्शन करते हैं, यानी कि उसमें से भी लावा मैग्मा निकलता है, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, थोड़ा कम मात्रा में सिलिका निकलता है, सिलिकॉन होता है ना, वही निकलता है। उसको हम सिल्ड वोल्केनो कहते हैं। कह रहा है ये वोल्केनो मतलब हवाई में एक जगह है, हवाई एक जगह का नाम है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। कौन, सिल्ड वोल्केनोस, ठीक है। तो ये आपके पास नाम इसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बस इसका नाम पूछेगा कि वोल्केनो क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल बताइए और कितने तरह के होते हैं, या क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। तो क्रेटर क्या होता है, उसका अपर वाला पार्ट को कहते हैं, अपर पार्ट ऑफ द वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। मैग्मा जो इनर, जब अंदर के फॉर्म मतलब उस वोल्केनो के अंदर जब वो रहता है, कौन, मोल्टेन रॉक यानी कि उबलता हुआ पत्थर, उसको मैग्मा बोलते हैं। वही जब पत्थर बाहर आ जाता है उस मैग्मा के यानी कि वोल्केनो के बाहर रहता है तो उसको लावा बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं, पहला सिल्ड वोल्केनो, दूसरा सिंडर कोन वोल्केनो, और तीसरा कंपोजिट वोल्केनो। तो सिल्ड वोल्केनो क्या है, जिसमें से हल्का हल्का सेल का निकलता रहता है, ठीक है। और ये कोन और जेंडर स्लोप के होते हैं, यानी कि कोन शेप का, कोन ऐसे होता है ना, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हवाई में। हवाई एक आइलैंड है का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्केनो पाए जाते हैं, सिल्ड वोल्केनो। सेकेंड आता है हमारा, तो जो सिंडर और क्रोन वोल्केनो है, इसमें से क्या निकलता है, बस इरप्ट होता है, सूट, गैस और ऐश। गैस यानी कि जो हवा होता है वो निकलता है, और राख निकलता है काफ़ी तेज़ी से। ये जो राख और गैसेस हैं कह रहा है किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं, मतलब इतनी तेज़ी से निकलता है ये कि कई किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हाइट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि वोल्केनोज विच इरप्ट यानी कि फेंकता है, शूट करता है गैसेस और ऐश को, यानी कि राख और हवाओं को, बहुत ही ग्रेट वेलोसिटी का, काफ़ी स्पीड के साथ, जो कि सेवरल किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं, काफ़ी स्पीड से वो ऊपर फेंकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंडर कोन वोल्केनोज बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। कौन, सिंडर कोन वोल्केनो, ठीक है। ये हो गया सिंडर कोन वोल्केनो। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। कह रहा जो कंपोजिट वोल्केनो है, इसके नाम पर भी ये पड़ा है, कंपोजिट मतलब मिला हुआ, कई तरह के वोल्केनोज मिले होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो वोल्केनो होता है ये कई तरह के लावा को फेंकता है, जैसे और जो लावा है, जैसे सिल्ड वोल्केनो है, सिंडर वोल्केनो है, ये एक तरह के लावा को बाहर निकालते हैं। लावा यानी कि मैग्मा को बाहर निकालते हैं, जो उबलता हुआ आग रहता है, ठीक है, उबलता हुआ पत्थर है वो निकालते हैं। लेकिन जो कंपोजिट वोल्केनो होता है वो कई तरह की चीज़ों को निकालता है। देखिए वही बोला है कि इरप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा, ठीक है, इन सक्सेसिव सीरीज में, जिसको हम कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल क्या है, फुजियामा जो कि जापान में था, अभी हमने देखा 2 एग्जांपल, फुजियामा और वेसुवियस जो कि इटली में है। फुजियामा किसका एग्जांपल है, कंपोजिट वोल्केनो का, ठीक है। तो ये हमारे 3 वोल्केनोज थे। तो आपसे क्या पूछेगा, वोल्केनो का डिफिनीशन पूछेगा, इसके 2 एग्जांपल पूछेगा, फिर हो सकता है क्रेटर, मैग्मा, लावा पूछ ले। तो क्रेटर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, मैग्मा उसके अंदर का होता है, लावा बाहर का होता है। ये 3 तरह के होते हैं, सिल्ड वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।